आज सुबह 29% जो है हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है अमेरिका ने। हम लाडले नहीं रहे। इमरान खान के बारे में समझता है कि इसने ड्रोन हमलों के दौरान जाके धरना भी दिया था, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर भी वहां खड़ा हुआ था। अब इस सारे सिनेरियो को हल करने के आपके पास एक ही रास्ता था, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को 1% भी कम कर सकते हो, बल्कि उससे ज्यादा होनी चाहिए। हम बलूचिस्तान के हवाले से बहुत हद तक लोगों से कहते रहे, सियासी यतीमों को बरसदार लाने की कोशिश में, और उनको पकड़ लिया। इसके अंदर दहशतगर्द छुपे हुए हैं। तुर्बत से लेके, गवादर से लेके, कलात से लेके, खुलतार से लेके तमाम बलूच वहाँ पर मौजूद हैं। खवातीन को रिहा कर दिया गया। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे, अब आपने बन्नू में ड्रोन इस्तेमाल किया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़ातिन हज़रात, 14 अगस्त 1947 से लेके आज तक ये जितने भी 76 साल गुजरे हैं, इनमें पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बड़े बहरानी दौर से गुजर रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान बहैसियत मजमूई इस सूरत हाल में हो कि उसका कोई एक खित्ता भी बहरान से खाली हो। ऐसा अक्सर होता रहा है कि एक हिस्से में अगर आग लगी है तो बाकी 2 या 3 हिस्से जो हैं उस आग को बुझाने के अंदर मसरूफ़ होते थे। इसके अलावा एक और बात यह है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई क्राइसिस पैदा हो तो पाकिस्तान की आलमी सतह पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर उसको कोई मदद हासिल हो। ये गुज़श्ता तकरीबन 1-1.5 महीने की बात है, और शायद अगला महीना जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा खासा मुश्किल महीना हो सकता है कि जिसमें अगर आपने सही फैसले न किए तो शायद उसके नतायज आइंदा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ सके। पाकिस्तान के अंदर 1971 से बड़ा तो अलमिया कोई नहीं आया, जब हमारा एक हिस्सा बिल्कुल अलहदा हो गया था। लेकिन आप हैरान होंगे, उस वक्त भी जब मगरबी पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया और वो इस बात के ऊपर थे कि हम पाकिस्तान को फिनिश पाकिस्तान का नारा लगाया गया था, तो अमेरिका के अंदर ओवल ऑफिस के अंदर रिचर्ड निक्सन के साथ जो मीटिंग हुई थी उस वक़्त पेंटागन की, CIA की और स्टेट डिपार्टमेंट की, उन्होंने फैसला किया था कि हमें पाकिस्तान को बचाना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को हमने न बचाया तो फिर बांग्लादेश से लेके लिथुआनिया तक और वो बाल्टिक सी तक सिर्फ और सिर्फ रूस ही रहेगा, हमारा कोई इन्फ्लुएंस वहाँ नहीं रहेगा। यही वजह है कि फ़ैसला किया गया कि तमाम जितने भी करीबी अड्डे हैं, लेबनान है, तुर्की है, इन जगहों से असला जो है वो ढाल के जहाज़ों में रख दिया जाए और कहा जाए कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पहुंच जाएगा, वरना तुम सीज़ फायर कर दो। और इंदिरा गांधी ने उसी 24 घंटे के अंदर अंदर सीज़ फायर कर दिया था। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल बहुत ही खौफनाक है। पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान की रियासत को पहली दफ़ा पाकिस्तान के बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की ज़रूरत पड़ गई है, जो कभी नहीं हुई थी। डायस्पोरा से मुलाकातें हो रही हैं और 13, 14, 15 अप्रैल को बाहर से पाकिस्तानी जो हैं उनको बुलाकर एक अपना इमेज जो है वो बहाल करने की कोशिश की जा रही है। वरना अमूमन कर्ज़े की सूरत हाल हो या कोई और मामलात हों, पाकिस्तान में अव्वल तो रियासती लेवल के ऊपर गुफ्तगू कर ली जाती थी अमेरिका से, बरतानिया से, और अगर रियासती लेवल पे नहीं होती थी तो फिर इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर भी गुफ्तगू की जा सकती थी। आपको शायद हैरानी होगी कि पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस के सरबराह हैं, वो जब से रूस की सूरत हाल पैदा हुई है उस वक़्त से वो अक्सर औक़ात बहुत सारे ऐसे मामलात जो हैं जहाँ उलझन होती थी वो उसको इंटेलिजेंस लेवल पे, जैसे आई लेवल कॉन्टैक्ट के ऊपर हल कराते थे। और इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं, खा वो CIA हो या फिर उसके बाद ओवरऑल पेंटागन हो, वो अमेरिकन इंतज़ामिया से कहती थी कि पाकिस्तान की हमारी बहुत ज़रूरत है, इसलिए पाकिस्तान के मामलात को हल किया जाए और उसको ये जो कांग्रेस वांग्रेस के लोग जो बोलते बालते रहते हैं इनसे सरफ़ नज़र किया जाए। यही वजह है कि जब पाकिस्तान बहुत बड़ी जंग लड़ रहा था तो उस वक़्त पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम को भी परसू कर रहा था। लेकिन अमेरिकन सदर जो था हर 6 महीने के बाद एक सर्टिफिकेट देता था, बावजूद कि उसको बेशुमार रिपोर्टें जाती थी, बावजूद इसके कि अखबारात भरी पड़ी हुई थी कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी किए हुआ है, वो ये रिपोर्ट देता था कि पाकिस्तान जो है ये किसी किस्म के कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको जारी किए हुए नहीं है। यही वजह है कि इस सारे के सारे कैमोफ्लेज के अंदर हमने एटमी
प्रोग्राम जारी रखा और एटम बम बना लिया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो डेमोक्रेसी बिल वहाँ पर पेश हुआ है, इस डेमोक्रेसी बिल को काउंटर करने के लिए आप खुद सोचें कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है उसके हाथ पांव फूले हुए हैं, वो किसी किस्म का कोई राब्ता करने से कासर रह चुका हुआ है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर किसी भी किस्म का कोई राब्ता मौजूद नहीं है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की ट्रंप के आने के बाद यूटिलिटी का लेवल अब वो नहीं रह गया और अब सारी की सारी नज़रें जो हैं वो अफ़गानिस्तान के ऊपर मरकूज़ हो चुकी हैं और अफ़गानिस्तान की जो इमारात इस्लामी की हुकूमत है उसने अपनी जिस तरह की इस वक्त सियासत को चला है उससे लगता यह है कि उन्होंने अपनी जगह बना ली है। मसलन ट्रंप के आने से के फ़ौरन बाद ही उन्होंने उनके 2 हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया और उसके बदले में अपना एक बंदा वापस ले लिया। इस दौरान पाकिस्तान ने जिस शरीफुल्लाह को हवाले किया था उसके बारे में इंटरनेशनल लेवल पे भी, अमेरिकन लेवल पे भी जिस तरह की गुफ्तगू शुरू हुई और उसने पाकिस्तान के उस एक्शन को भी डूबियस इसलिए कर दिया कि ये बुनियादी तौर पर CIA की मूव थी ताकि ट्रंप को इस वॉर के अंदर, जंग के अंदर, इस खत्ते में उलझाया जाए। यही वजह है कि ज़ुल्म खलीद साद के अफ़गानिस्तान में आने के बाद जब उन्होंने उस होस्टेज को रिलीज़ किया तो वो हक्कानी, सराजुद्दीन हक्कानी, जिसके नाम पे हम कम से कम 15 साल गालियां खाते रहे कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को चलाता है, सराजुद्दीन हक्कानी जो था उसका नाम जो है उससे काट दिया गया। अब सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस तन्हाई का शिकार है, उस तन्हाई का शिकार इससे पहले नहीं हुआ था। आप सोचें कि आज सुबह 29% जो है हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है अमेरिका ने। 29% टैरिफ का मतलब यह है कि अब हम अगर कोई चीज़ वहाँ बेचेंगे, खाओ हमारी टेक्सटाइल है या कोई और चीज़ है, तो उसके ऊपर टैरिफ लगेगा और हमें पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने बराबरी में, हम लाडले नहीं रहे कि हम उनकी जंग लड़ रहे हैं, हम लाडले नहीं रहे कि हम वॉर ऑन टेरर हैं, हम लाडले नहीं रहे कि हम नॉन नेटो एलाई हैं। इसलिए अब हमें ज़रूरत पड़ गई। इसलिए वो जो 5 लोग यहाँ बुलाए गए थे और जिनसे कहा गया था कि किसी न किसी तरह से इस बिल को रुकवाने की कोशिश करें और उस दौरान में हम इमरान खान के साथ कोई मामला जो हैं वो तय कर लेंगे। एक तो ये चीज़ है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब आप उस तरह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी बात नहीं। दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान इंटरनेशनली ख़राब भी हो, उसकी रेपुटेशन तबाह भी हो, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक हों तो तब भी पाकिस्तान को हालात जो हैं वो बेहतर तौर पे किए जा सकते हैं, हम आपको ठीक कर सकें, अपने आप को बेहतर कर सकें। पाकिस्तान के 3 सूबे ऐसे हैं जिनके अंदर मसाइल की सतह ये आ चुकी है कि जिसके अंदर जिनको आप अब मज़ीद शायद हल करना आपके लिए नामुमकिन रह गया। 2006 से लेके अब तक हम बलूचिस्तान के हवाले से बहुत हद तक लोगों से कहते रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है वहाँ पर और कुछ नहीं तो जैसे सियासी यतीमों को बरसदार लाने की कोशिश मत करो, अपने उन क्रोनीज के ऊपर मत लाओ, इनकी कोई इफेक्टिविटी नहीं होती। बलूचिस्तान के बारे में 1988 से लेकर 2005 तक रियासत की ये पॉलिसी ये थी कि बलूचिस्तान जो था ये मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम है। एक तरफ इलाका ये है जो पश्तूनों का इलाका है, वहाँ मौलवियों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम जो है वहाँ से अक्सरियत के साथ जीतती आई है। और अगर एक साल वो जीतती थी इलेक्शन में तो दूसरे साल कौम परस्ती जो हैं उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, जिनमें पश्तूनख्वा मैप की सूरत हाल। जबकि यहाँ जो इलाका है इसके अंदर जो उनकी एथनिक लाइन्स हैं, जिनमें मकरान के बलोच अपनी जगह पे हैं, उनको किसी न किसी रियासत अपने साथ ले लेती है। लसबेला में जाम साहब चूँकि पुराना उनकी एक खान कल्लात से चली आ रही है, रिफ्ट चली आ रही है, वो रियासत के साथ, हुकूमत के साथ हमेशा होते थे। बरोई इलाके को किसी और तरीके से ले लिया जाता था। नसीराबाद और इसके जो बलोच हैं, अपना जाफराबाद के बलोच जिनमें जमालीज हैं, खोसाज हैं, इनको तो इस रिफ्ट की बुनियाद के ऊपर ये सारे का सारा मामला चलता था। यही वजह है कि बलूचिस्तान में कभी भी 1988 से लेके आज तक कोई एक पार्टी भी एक सही सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे नहीं आ सकी। लेकिन हुआ ये कि आपने इस सारी चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए आपने अपनी रिट को एक ऐसे तरीके से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि आपने वहाँ पर पाकिस्तान की जो उस इमेज को उसको जो है वो टार्निश करके रख दिया। आप अंदाज़ा करें कि इस सारे अरसे के अंदर अकबर बुगटी का जो पहली गलती थी और फिर उस गलती को न सुधारने के चक्कर में हमने पूरे का पूरा इलाका जो था उसको आग और खून की, जिसे कहते हैं, उस आग के जहन्नुम के अंदर धकेल दिया। मैं इस वक्त इंटरनेशनल मैगजीन के अंदर छपी हुई बलूचिस्तान की सिचुएशन पढ़ रहा था, उनमें से एक सबसे बेहतरीन जो लाइन मुझे लगी है और वो हमारी गलतियों की वजह से, वो हम आपके सामने रखा
रखता हूँ। बलोचिस्तान इंटरनल डिवीजन्स अलॉन्ग ट्राइबल, लिंग्विस्टिक, सेक्टेरियन एंड क्लास लाइन्स हैव हिस्टोरिकली फ्रेगमेंटेड इट्स पॉलिटिकल लैंडस्केप। बलोचिस्तान के अंदर ट्राइबल और ज़ुबान और सेक्टेरियन मतलब मज़हब वगैरह, और उनके अंदर जो नवाब, सरदार और दूसरे उनके दौरान उनकी लाइन्स ऐसी थी कि जिसने उसको उसकी सियासत को तकसीम किया था। हाउएवर द पाकिस्तान आर्मीज हैवी हैंडेड टैक्टिक्स इंक्लूडिंग कलेक्टिव पनिशमेंट। कलेक्टिव पनिशमेंट को आप समझते हैं कि पूरे के पूरे उसके ऊपर गांव पे हमला कर दिया और उनको पकड़ लिया, सारे के सारे जो हैं इनके अंदर दहशतगर्द छुपे हुए हैं। फोर्स डिसअपीयरेंस, आपको पता ही है सबसे बड़ा मसला वहाँ जो है वो इस वक्त वो है डिसअपीयरेंसेस का है, यानी ये जो लापता अफराद हैं। और फोस्टर्ड फोर्स and extrajudicial killing have deepened the resentment and paradoxical fostered the greater unity among the desperate Baloch factions. These groups range from the model. वो कहते हैं कि इन सारों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया है, और यही वजह है कि आज इस वक्त अख्तर मैंगल साहब जिस धरने को लीड करते हुए इस वक्त मस्तूंग के कोने पे बैठे हुए हैं। अब बलूचिस्तान जो है उसमें बलोच एरिया जो है एक बहुत बड़े पहाड़ से कोयटा से कट जाता है, जिसको चिल्तन का पहाड़ कहते हैं। इस चिल्तन के पहाड़ में एक लख पास है, अब तो सुना इसकी टनल बन गई, पहले रेलवे टनल होती थी और फिर उसके ऊपर से वो अपना पहले लख पास होता था। उसके सामने एक बहुत बड़ा वसी इलाका है जहाँ से एक सड़क जो है वो ईरान को जाती है यानी तफ्तान को, और दूसरी सड़क जो है कराची को जाती है। उस कॉर्नर पे अख्तर मैंगल साहब बैठे हैं, और आप सोचें कि तुरबत से लेके गवादर से लेके कलात से लेके खुलतार से लेके तमाम बलोच वहाँ पर मौजूद हैं, और आपके सेंटर के अंदर सिर्फ कोयटा शहर है जो एक पहाड़ के क्रॉस करने के ऊपर वहाँ पर मौजूद है। और मुतालबात सिर्फ यही हैं कि कम से कम हमारी ख़वातीन को रिहा कर दिया जाए, लेकिन रियासत की ईगो जो है ये करने को तैयार नहीं। अब इस वक्त नेगोशिएशंस चल रही हैं, डॉक्टर मालिक को कहा जा रहा है, बाकी लोगों को कहा जा रहा है, लेकिन नई बात पर डॉक्टर मालिक जो हैं उन्होंने एक ज़माने के अंदर जब वो वज़ीर आला थे उनको इंग्लैंड भेजा गया था, और वो बरामदाख और उनके बाद हरबियार इन लोगों से उनसे बात की और वो तैयार थे सब कुछ करने के लिए। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ रियासत के अंदर ये जो ऊपर हेल्म ऑफ अफेयर पे जो हला बैठे हुए हैं वो ये हमेशा कहते हैं कि नहीं इस तरह भी सरेंडर कराओ तो इस तरह भी सरेंडर कराओ, तो झुकाओ और झुक के दुनिया के सामने बताएं। ये ज़ाती ईगो होती है, इसको कभी भी पाश नहीं किया जाता। और इसी वजह है कि ज़ियाउल हक ने जब आम माफ़ी का ऐलान किया था तब बलूचिस्तान में अमन हो गया था। यहाँ के हमारे लोग हैं इनकी वजह से अमन नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा की आग 2001 से चली आ रही है, और आपको मैं आपके सामने बताऊं कि 9/11 के बाद से लेके ये तो आज पीटीआई और बाकी लोग समझते हैं जो दहशतगर्दी की जंग है, उस दहशतगर्दी की जंग ने खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों के अंदर जिनमें ट्राइबल एरियाज शामिल हैं और उसके साथ साथ स्वात शामिल हैं, बल्कि इवन मेजर सेटल एरिया के अंदर भी लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अमेरिका के कहने के ऊपर जब चाहें जिसको चाहें जब जिस वक्त चाहें उठा के यहाँ से ग्वांतानामो बे भेजा जा सकता है, बगराम भेजा जा सकता है। 1,75,000 फौज जो थी ये उसके बॉर्डर पर इसलिए लगाई गई थी कि अमेरिका जो है अफ़गानों को जब चाहे जैसे चाहे कत्ल कर दे। यही वजह है कि 2007 के ऑनवर्ड जब ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू हुई, और फिर उसके बाद उनको ख़ास तौर पर नाम रखवाया गया कि टीटीपी रखो ताकि तालिबान जो हैं उनको बदनाम किया जाए, और फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जो सूरत हाल बनी, फिर उसके बाद इंडियन इन्फ्लुएंस भी आया। ज़ाहिर बात है आप इस किस्म की सूरत हाल होगी तो इंडियन इन्फ्लुएंस भी आएगा। हमने एक वॉर एंड टेरर के अंदर बलूचिस्तान KPK की सरजमीन को आग के अंदर तब्दील कर दिया, एक तंदूर बन गया जिसके अंदर सिर्फ आग और आग थी। यही वजह है कि अब आपकी हालत ये हो गई है कि पहले आप कहीं ना कहीं आर्टिलरी इस्तेमाल करते थे, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे, अब आपने बन्नू में ड्रोन इस्तेमाल किया। ड्रोन जो है ये सिर्फ इजराइल की मजबूरी है, इजराइल का फैशन है। ड्रोन 88% इजराइल बनाते हैं, उसकी इतनी सी छोटी सी आर्मी है, जबकि उसको लड़ना पड़ता है पूरे अरबों के साथ, और लड़ाई उसने बहुत सारी ले रखी। और ड्रोन का मतलब ये है कि आपकी एक्सेस वहाँ तक ज़मीनी भी नहीं रहेगी और फ़िज़ाई भी नहीं रहेगी, और आप किसी तौर पर भी अपनी कैजुअल्टीज़ को अवॉइड करना चाह रहे हैं। पूरे मुल्क के इन दोनों सूबों के अंदर आपकी हालत ये हो चुकी हुई है कि आप वहाँ पर अपने लिए एक स्टेबल
इमेज नहीं रखते। बलूचिस्तान के अंदर आप जो हैं, आपके वज़ीर आला हों या कोई हों, आपके वज़ीर आला से लेके इवन इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हों, वो नेगोशिएशन टेबल पे लाने के काबिल नहीं है किसी को ला सकें, अनलेस कि वो किसी न किसी तौर पर एक बहुत बड़ा स्टेप लें कि अपने मिसिंग पर्सनस को छोड़ दें उनको, और उसके साथ साथ बहुत सारे केसेस विड्रॉ करें और एक गुडविल शुरू करें। यहाँ भी यही सूरत हाल है कि यहाँ भी इस वक्त दो अच्छा हो गया। यानी एक तो पुराने जो कि वो लोग जो कि खालिस्तान समझते थे कि ये अमेरिका की जंग है और पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ है, और तमाम रिलीजियस तबका, खा वो मौलाना फजल रहमान के साथ हो या वो ना हो, वो समझता था कि पाकिस्तान इस जंग के अंदर गलत कूदा है और वो सारे खिलाफ थे। एक वो, और दूसरा पीटीआई का वो तबका जो कि पॉपुलर स्पोर्ट समझता है और इमरान खान के बारे में समझता है कि इसने ड्रोन हमलों के दौरान जाके धरना भी दिया था और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर भी वहाँ खड़ा हुआ था, और ये अफ़गानों की सूरत हाल के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ उस तरह नहीं था और ना ही पश्तूनों के ख़िलाफ़ था। तो वो भी एक बहुत बड़ा बल्क है जो कि 100% नहीं कह सकते, 95% अवाम आपके ख़िलाफ़ हो चुके। पीछे सिर्फ एक सूबा रहता था, सिंध। अब सिंध की सूरत हाल ये है कि सिंध में जिस दिन से आपने चोलिस्तान का महाज खोला है और चोलिस्तान में कॉरपोरेट कल्चर की सूरत हाल के तहत आपने वहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी को 6 नहरें निकाल कर, और उन 6 नहरों में 19,000 क्यूसेक पानी आप कहते हैं सिंध से लेके आएंगे। दावा आपका ये है कि आप उसको फ्लड वाटर होगा, लेकिन आप ज़ाहिर बात है चोरी होगा पानी। और चोरी क्या होगा, 18,000 क्यूसेक जो है वो सखर के नीचे पानी है, उसके ऊपर यही वही 18-19,000 बीच में 1,000 क्यूसेक आप लगा लें जो कि सैलाबी पानी आ जाएगा। अब इसमें एक अजीब व गरीब कैच रखा गया कि 5,000 एकड़ से मिनिमम आप ज़मीन जो है वो लीज़ पे ले सकते हैं। अब जिस बेचारे सिंध के वडेरे की ज़मीन वहाँ पर खुश्क होगी, वो 5,000 एकड़ पे लीज़ में यहाँ आएगा, तो एक फोर्स्ड किस्म की माइग्रेशन का भी ख़तरा वहाँ नज़र आ रहा है। तो ये सारे का सारा सिनेरियो इससे पहले कभी नहीं था। अब इस सारे सिनेरियो को हल करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता था जो हम बड़े अरसे से सजेस्ट करते चले आ रहे हैं कि अवाम की राय जो है उसके मुताबिक अवाम की हुक्मरानी कायम की जाए, जो कि शायद एक बहुत बड़ा ख्वाब लग रहा है। लेकिन असल मसला इस वक्त ये है, और ये बहुत बड़ा मसला है, कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग निगोसिएशंस टेबल के ऊपर बैठना चाहते हैं, जो इन मामलात को हल करना चाहते हैं, वो गुज़श्ता 1 साल से तमाम तर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर चुके हैं। गल्फ़ का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर चुके हैं, अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर चुके हैं, इंटरनल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़ने का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर चुके हैं। 9 मई से लेके अब तक बेशुमार लोगों को गिरफ्तार करने का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को 1% भी कम कर सकें, बल्कि उससे ज़्यादा होती चली जा रही है। उसके साथ साथ वो ये भी कभी किसी तौर पर नहीं कर सके कि इमरान खान के अलावा कोई और लीडरशिप पैदा हो सके। जहांगीर तरीन की पूरी पार्टी बनाई गई, इस पूरी तरह नाकाम हुई कि ओन चौधरी जो है वो लाहौर शहर के अंदर जैसे कहते हैं फ़ख्र से बता भी नहीं सकता वो इलेक्शन जीतता हो, और भी बहुत, इवन जहांगीर तरीन साहब भी नहीं बता सकते। परवेज़ खट्टक की पार्टी फेल हो गई। अब उनको इस बात की भी तसव्वुर है कि सारी की सारी इमरान खान की पार्टी भी अगर उससे तोड़ ली जाए, उसके बावजूद भी इमरान खान रहेगा। आखिरी बात उससे ये है कि इमरान खान से नेगोशिएशन करके उसको बाहर कैसे निकाला जाए। आज से 1 साल पहले कहा था कि इमरान खान को जितनी देर आप उस जेल के अंदर रखेंगे, उसके साथ नेगोशिएशन करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। गुज़श्ता दिनों एक शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात की यहाँ पर कि हम यहाँ पर एक नेल्सन मंडेला की तरह एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए। ये 2008 में भी नवाज शरीफ ने नारा लगाया था कि हम सारे के सारे इकट्ठे बैठते फिर आम माफ़ी का ऐलान करें, लेकिन उनको शायद अंदाज़ा नहीं कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के लिए नेल्सन मंडेला के मकाम और मर्तबे को तस्लीम करना पड़ा था। सबसे पहले ये तय करना पड़ा था कि उसकी असीम जो है वो फाइट है और वो बहुत बड़ा लीडर है। पाकिस्तान में भी इमरान खान के इस 2 साला जेल के बाद आप इमरान खान को ना तो निगेट कर सकते हैं, ना उसकी हैसियत को अंडरमाइन कर सकते हैं। आपको उसी के रास्ते से जाना पड़ेगा। इसलिए
डायस्पोरा से आप मिल लें, बलूचिस्तान के अंदर एक्शन कर लें, चोलिस्तान का महाज खोल लें, KPK का महाज खोल लें। जैसा जैसा आप करते जाएंगे, जैसे जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको हल करने की कोशिश करते जाएंगे, वैसे वैसे ही आप कमज़ोर होते जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अगला महीना ये ईद गुजरने के बाद ऐसा है कि जिसके अंदर आपको कम से कम 2 चीज़ों का एहतमाम करना पड़ेगा। एक तो ये कि वो तमाम केसेस जिसके बारे में एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है कि ये झूठे केसेस हैं, जिसके बारे में पब्लिक की अक्सरियत जानती है झूठे केसेस हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाएगा एक एक केस, खा वो इद्दत का केस हो, का वो चौथा खाने का केस हो, खा वो अलकादर ट्रस्ट का केस हो, इसकी कोई बुनियादी हैसियत और वक़्त नहीं। ये आपको ख़त्म करना होंगे। आप रियासत होती है कि जो CBM जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस पैदा करती है, फिर आपको उसके साथ नेगोशिएशन करना होगा, फिर आपको उसको मुल्की मफाद की बात सामने लेके आना पड़ेगी। वरना इमरान खान अगर आज 2 साल है तो वो 3 साल भी अगर रह गया तो उसके बावजूद भी ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जाएगा आपको पाकिस्तान को संभालना मुश्किल होता जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।